और एक ये महल है। यहाँ से यह प्रांगण को पूरा देख सकते हैं। ये उस समय में कई सारे मैदान बड़े बड़े रहा करते थे लड़ाई वगैरह लड़ने के लिए। कहते हैं कि उसने अपनी राजधानी आगरा से शिफ्ट करके यहाँ पे रखी, जो करीब आगरा से करीब 37 से 38 किलोमीटर है। फिर बाद में उसे ये छोड़कर वापस से आगरा शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि उसके समय में यहाँ पानी की कमी थी और आसपास कोई नदी भी नहीं, पानी का सोर्स भी नहीं था, और तब अंडरग्राउंड वाटर निकालने की तकनीक भी कुछ ज़्यादा अच्छी थी नहीं खास। तो फिर बाद में उसे पानी की कमी के कारण ये राजधानी छोड़नी पड़ी, ऐसा इतिहास में लिखा है। पर क्या सच है ये पता नहीं दोस्तों, क्योंकि जो आदमी इतना कुछ बना सकता है तो ऑब्वियस है कि पानी का इस्तेमाल भी या पानी का भी इंतजाम वो कर ही दिया होगा, क्योंकि इतने बड़े किले को बनाने के लिए खुद में एक बड़ा वाटर सोर्स होना चाहिए। क्योंकि ये इतने बड़े किले को बनाना, ढोना, पत्थरों को जोड़ने के लिए गारे का इस्तेमाल किया हुआ है, और उस गारे को बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल भी जरूर होता होगा। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर इन सब चीजों के लिए पानी था तो फिर रहने के लिए क्यों नहीं था? इतना पानी तो obvious सी बात है ढो के नहीं लाए होंगे। अब जिन मजदूरों ने बनाया होगा उनको भी रहने और खाने के लिए पानी चाहिए ही होगा। और कह सकते हैं यहाँ से कुछ कुछ अरावली की रेंज शुरू हो जाती है, जो यहाँ से करीब जयपुर भी लगभग 200 सवा 200 किलोमीटर होगा। और ये इस किले का एरिया भी काफी बड़ा है दोस्तों। इसी के अंदर एक बड़ी सी दरगाह भी है। आइए देखते हैं कि इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। लोअर हर मसरा, निचली हर मसरा, यह स्तंभों से युक्त एक घेरा है जिसे गानी से ऊंटों, हाथी तथा घोड़ों का स्तबल कहा जाता है। संभवतः जनाना महल के दासियों के प्रवास थे, जिसके लिए उत्तर की ओर एक प्रवेश द्वार था। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती, कर्मचारियों के लिए शौचालय की व्यवस्था थी। पत्थर के छल्ले पर्दे लगाकर पृथक स्थान बनाने के लिए उपयोग किए जा गए होंगे। जैसा कि मैं कह रहा था दोस्तों, मुझे आभास था कि ये वही कुछ है, एक्चुअली में वही है। ये छल्लों में पर्दे बांध करके इन्हें एक अलग अलग कमरा वगैरह बना दिया जाता होगा दासियों के लिए। चलो अब चलते हैं इस वाली बिल्डिंग के अंदर। इस किले में इतना सारा पत्थर था, तब से लेके अब तक तो न जाने कितना पत्थर चोरी हो गया होगा। आसपास कई सारे भवनों में लग चुका होगा। ये तो पूरी बनी और सजी इमारत है, अच्छी कंडीशन में है। इस यहाँ पे इमारतों को देख के लगता है कि ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुई है। देख सकते हैं कि नक्काशी अभी भी बिल्कुल ठीक वैसे ही है, कितना प्योर फॉर्म में है। और इसका भी रिस्टोरेशन भी नहीं किया हुआ है। छत की थोड़ी सी नक्काशी जो है चली गई है, मगर काफ़ी हद तक सेव है। ये कंगूरे लगे हुए हैं। ये महल बहुत सुंदर है, जिसका भी होगा। संभवतः दिए रखने के लिए आले होते होंगे।
और ये पत्थर लगता है काटा गया है ताकि अंदर देखा जा सके कि इसका निर्माण किस तरह से हुआ है। लेकिन देख सकते हैं अंदर भी वही पत्थर और गारे का इस्तेमाल करके एक बीच में मोटी सी दीवार बनाई हुई है। इसके बाद ये ऊपर से पत्थर को जोड़ा गया है। ज्यादातर भवनों का निर्माण ऐसे ही हुआ है यहाँ पे। मुगल काल में ज्यादातर भवनों का निर्माण बिल्कुल इसी तरह से हुआ है। यहाँ तक कि ताजमहल का निर्माण भी ऐसे ही हुआ है। ताजमहल में भी उसका जो स्केलेटन है वो ऐसे ही पत्थरों से बना हुआ है। उसके ऊपर से संगमरमर, सफेद संगमरमर जो मकराना मार्बल बोलते हैं, उससे उसे सजाया गया है। अभी कल मैं कुछ देख रहा था तो पता चला कि ताजमहल के आसपास के कॉरिडोर में बहुत सारा संगमरमर लगा हुआ था, जो कि बाद में अंग्रेजों ने उसे बेचा, लोकल लोगों को बेचा भी। और कई लोगों ने उसका मिसयूज भी किया, बहुत सारा मार्बल तोड़ भी दिया, वहां से निकाल लिया। संभवता है कि हाँ, पानी की कमी जरूर रही होगी यहाँ पे। किला बनाते समय तो उन्होंने कैसे तैसे करके जुगाड़ कर ही लिया होगा, लेकिन हाँ, रहने पे जब आदमी आता है तो उसके लिए उससे चीजें चाहिए होती है। ये देखिए, यहाँ से भी साफ प्रतीत हो रहा है कि अंदर ये इमारतें गारे से बनी हुई है और ऊपर से एक सॉलिड रेड स्टोन लगा दिया गया कार्विंग करके। पर उम्दा है। अभी तक इमारतें ये हिली नहीं, 400 सालों के आसपास हो चुका है। अंग्रेज भी आए, सभी आए, हर चीज करने की कोशिश की, पर अभी तक इमारतों को ज़्यादा कोई खास नुकसान पहुंचा नहीं पाए हैं। हाँ, बाहर की जो आउटर बाउंड्री वॉल है इस किले की, वो जरूर कुछ हद तक क्षतिग्रस्त हो गई है। और वही शैली किले निर्माण की देख सकते हैं। वैसे ये था तो सारा का सारा रॉयल पैलेस का एरिया। इधर भी संभवतः कुछ बना रहा होगा। ये दीवार टूटी हुई है, मगर पक्का इधर भी कुछ ना कुछ बना ही रहा होगा। आइए देखते हैं कि इधर क्या लिखा हुआ है, कुछ जानकारी मिलेगी। और ये हर मसुरा का उत्तरी महल राजा बीरबल के नाम से विख्यात है। महल हमसरा का एक अंग था। अकबर की दो वरिष्ठ रानियां रुकैया बेगम तथा सलीमा सुल्ताना बेगम यहाँ निवास करती थी। पहले इसमें पत्थर की जालियां लगी रहती, परंतु अब वह सब ओर से खुला हुआ है। एक बड़े चबूतरे पर खम्भों मेहराबों से निर्मित इन दो मंजिलों मकान की निचली मंजिल में 4 कमरे तथा 2 प्रवेश मंडप हैं। ऊपरी मंजिल में 2 गुंबदी कमरे, निचले कमरों की दीवारों तथा छतों पर सुंदर नक्काशी की गई है। इमारत के वाह तरह आंतरिक भागों पर की गई नक्काशी का नमूने सीकरी के शिल्पियों के अरबी चित्रांकन एवं कला के क्षेत्र में दक्षता को प्रमाणित करते हैं। है तो वाकई में ये महल बहुत सुंदर। आप यहीं से देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। काफी सुंदर महल है। ऊपर 2 मंजिला इमारत है, मगर ये कि ऊपर जाना अभी प्रतिबंधित है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आजकल लोग क्या पता नहीं क्या ही फितूर चढ़ा होता है लोगों के ऊपर, इमारतों पे अपना नाम गुदवा देते हैं जबरदस्ती कहीं। ऐसे एक बात और बताऊं, यहाँ पे ठगी का काम बहुत होता है दोस्तों। आप जैसे ही यहाँ उतरेंगे ना, लोग एकदम आपके पीछे गिद्ध की तरह चिपक जाएंगे, जैसे आप मांस का टुकड़ा हो, और बस सब आपको खाने के लिए दौड़ेंगे, कैसे भी करके बस आपसे पैसा मिले, बस और कुछ नहीं। पता नहीं, ये मकान मुझे कुछ अलग शैली का लगता है, मुगलों का नहीं लगता। ऐसा आर्किटेक्चर ज़्यादातर मैंने अंग्रेजों के समय में देखा है।
जैसे इसका निर्माण अंग्रेजों ने कराया हो। पर यही है कि ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। अब ये कितना सही और कितना गलत है ये पता नहीं, क्योंकि मुगलों की ज़्यादातर चीज़ों में हमेशा गोल गुंबद का इस्तेमाल होता है, और ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स अंग्रेजों के आर्किटेक्चर से मिलते जुलते हैं। ये इस तरह के स्ट्रक्चर वहाँ पे बनाए जाते हैं जहाँ पर ज़्यादातर बर्फबारी होती है, ताकि छतों पे बर्फ ना टिके। और यहाँ इस जगह बर्फ का तो मतलब सवाल ही नहीं उठता दोस्तों। चलिए आज देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको पूरा देखने में, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा, काफ़ी विशाल किला है ये। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही होगी आप लोगों को। हाँ, स्कूल के भी कुछ बच्चे आए हुए हैं, चारों तरफ चहलकदमी है, और ये काफ़ी बड़ा महल है। पर हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है कि गाइड की प्राइस बहुत कम है। मतलब कंपैरेटिवली ताजमहल में आपको गाइड 1000 रुपये से कम नहीं मिलेगा। आपको 1000 रुपये तो चाहिए, यहाँ पे गाइड 100 रुपये 200 रुपये में भी मान जाएगा। बाकी आपकी बार्गेनिंग पावर के ऊपर है। जैसे किसी मंदिर की तरह लग रहा है।